हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। मैं आशीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, आप सभी प्यारे साथियों का, जितने भी प्यारे भाई और बहन हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग हिंदी में लगातार एक टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं और वो जो टॉपिक है वो है समास। ठीक है, तो समास में मैंने आपको जो है समास क्या है, समास की परिभाषा, समस्त पद मैंने आपको उसमें सामासिक पद, समास विग्रह, पूरी बातें सब पढ़ा दी मैंने। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और इसी के साथ ही मैंने आपको दो समास, बहुब्रीहि समास और मैंने आपको कर्मधारय समास भी पढ़ा दिया है। आज ये समझ लीजिए समास की अंतिम क्लास है और आज से समास टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आता होगा, और आपको समझ में आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करें कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। और आज का जो टॉपिक है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो समास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो आज के जो समास हैं उसमें से सर एक सबसे महत्वपूर्ण समास है द्विगु समास और दूसरा है द्वंद्व समास। ठीक है, तो दोनों आसान भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। पेपर में इनसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं और आते भी हैं, जैसा कि आप सभी के एग्जाम लगे होंगे या आपका लेखपाल का पेपर लगा हो, पुलिस का पेपर अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर का जो आप जो है पुलिस में आपने सहायक परिचालक का जो फॉर्म डाल रखा है उसमें भी समास टॉपिक है। तो बिल्कुल ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। मेरा मतलब है कि आपका कोई भी प्रश्न सर छूटे ना। ठीक है, तो बिल्कुल कोशिश यही रहती है पढ़ाने में कि कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए। और बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करता हूं आपको जितना भी हो सकता है पढ़ाने का। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है, इसलिए वीडियो बनाने में क्या है कि अभी इतना बड़ा डाटा का कोई अभी हमारे पास सिस्टम नहीं है, टेक्निकली रूप से अभी हम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कि इतना बड़ा कोई सिस्टम हो। हाँ, मोबाइल के जरिए से और कैमरे के जरिए से जैसे भी हो पा रहा है आपके लिए छोटी छोटी क्लासेस हम देने का प्रयास करते हैं। तो बस मुझे लगता है आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और ऐसे ही आप जो है वीडियो को शेयर करते रहेंगे। आप जो है नए लोग हैं उनको आप जोड़ते रहेंगे, तो बहुत जल्द हम बड़े स्तर पर भी आपके लिए क्लासेस लेकर हाजिर होंगे। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, समास में सर हम लोगों ने जो है इसके पिछली वाली जो क्लास है वहां पर हम लोगों ने कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को पढ़ लिया है। अब आप कह रहे होंगे सर जी आज आप क्या पढ़ाएंगे, तो आज की जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा सा मैं थोड़ा सा एक काम कर देता हूं। मैं अब ठीक है, चलिए, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया, आप इसको कतई ना लें। देखिए, कैमरा में सेटिंग नहीं थी, वो मैं सेट कर रहा था। चलिए आज ही हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, देखो द्विगु समास क्या होता है। जिस समास में, देखो समास में दो पद होते हैं, मैंने फिर बताया भैया, आपने अगर पिछली वाली क्लास नहीं देखी, सबसे पहली वाली क्लास समास की, तो आप प्लीज वो क्लास जरूर देख लें। तो आपको जो भी मैं बातें बताऊंगा ये संदेह आपको नहीं होगा। ठीक है, समास कोई भी सामासिक पद होता है उसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण भी होगा, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और जो समस्त पद होगा वो समूह का समाहार का बोध कराएगा, वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, तो आइए हम लिख लेते हैं। देखो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में और प्लीज आप सभी लोग नोट जरूर बना लिया करें, नोट जरूर करिया करें। ठीक है, तो भैया जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। ठीक है, तो संख्यावाची विशेषण हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और साथ ही साथ समस्त पद में जो भी पूरा पद हम लिखेंगे, पूरा शब्द लिखेंगे, जो भी समस्त पद से समूह और समूह या समाहार, समाहार का मतलब समूह ही है। ठीक है, समाहार का बोध हो, समाहार का क्या हो, बोध हो, तो सर वहां पर द्विगु समास मिलता है। ठीक है, तो देखो परिभाषा मैंने बिल्कुल आसान रख दी कि भैया जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए और जो समस्त पद होगा उससे समूह का, समाहार का जो है बोध मिल दे, तो वहां पर
द्विगु समास होता है। आप अभी नहीं समझ पा रहे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, उदाहरण है सबसे पहला। मैं कई सारे उदाहरण आपको बताऊंगा, उनको समझाऊंगा और आप नोट भी कर लेंगे। उदाहरण देखो, उदाहरण में मैं आपको बता दूं सबसे पहला अगर हम ले लें तो त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब है तीन कोणों का समूह। ठीक है, तीन कोणों का समूह। आप देखिए त्रि, पूर्व पद इसमें क्या है त्रि, और कोण क्या है उत्तर पद। तो त्रि मतलब होता तीन, यानी कि प्रथम पद इसमें जो है वो संख्या को बता रहा है, तो संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, अब क्या है कोण। अब कोण कितने, तीन। तो तीन कोण, अब कोण शब्द जो है कितने हैं, तीन। तो यहां पर समूह का बोध हो रहा है, तो तीन कोणों का समूह। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं तीन कोणों का समाहार। तो ये जो त्रिकोण है ये क्या है सर, द्विगु समास होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। पंचवटी, पंचवटी को अगर आप पांच वटों का समाहार, पांच वटों का समूह कहेंगे तो पंचवटी भी आपका हो जाएगा द्विगु समास में ही आता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और इसके अलावा मैंने आपको देखो, इतिहास में आप सभी ने पढ़ा होगा कि इतिहास में सबसे पहले नवरत्न किसके दरबार में रहते हैं। तो इतिहास में सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपने पढ़ा होगा अगर, तो वहां पर गुप्त डायनेस्टी में, तो वहां पर नवरत्न सबसे पहले उन्होंने रखे थे। तो नवरत्न, नवरत्न का मतलब नौ रत्नों का समूह। ठीक है, नवरत्न मतलब नौ रत्नों का समूह। तो सर नौ रत्नों का समूह का मतलब यह भी हो गया द्विगु समास। अब इसी तरह अगर हम लोग ले लें, देखो अष्टदिग्गज, चलो इतिहास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अष्टदिग्गज, अब अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो आपने राजा कृष्णदेव राय सुना होगा, उनके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। तो अष्टदिग्गज मतलब आठ दिग्गजों का समाहार या आठ दिग्गजों का समूह। ठीक है, तो इस तरह से नवरत्न, अष्टदिग्गज, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे आपके जो है द्विगु समास। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद और आ जाइए, जब हम लोग यात्रा करते हैं तो हम लोग कई सारे तिराहा और चौराहा से क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो चौराहा मतलब चार राहों का समूह, चार रास्तों का समाहार। और इसके बाद अगर हम बात करें, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो काफी दोपहर है, तो दोपहर का मतलब है दो पहरों का समाहार। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर के देखते चलिए, जितने भी एग्जाम्पल हैं बिल्कुल आसान है, और सब में पहला पद जो पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण है। और संख्यावाची विशेषण होने के साथ साथ पूरा पद जो लिखा है नवरत्न, इसमें ऐसा लग रहा है कि एक तरह से समूह का बोध है और कई सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं, समूह और समाहार निकल के आ रहा है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है त्रिभुवन। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीन भुवनों का समूह, त्रिभुवन हो जाएगा इसी में। ठीक है, त्रिभुवन के अलावा आप तो अपने देश की शान, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भाई क्या है, तिरंगा। ठीक है, तो तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह, तो तिरंगा भी क्या होता है, ये होता है द्विगु समास। तो इस तरह से आप द्विगु समास को पूरी तरह से समझ गए होंगे, कोई संदेह वाली बात इसमें नहीं है। और इसके बाद अगर हम देख लेते हैं, एक समास और है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, बिल्कुल हेडिंग डालेंगे आप लोग। द्वंद्व समास क्या होता है जरा देख लेते हैं। देखो ऐसा समास जिसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान होंगे। तो पहला प्रश्न, तो अभी तक कोई समास ऐसा नहीं आया है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, किसी में उत्तर पद प्रधान था तो किसी में पूर्व पद प्रधान था। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों जो है क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो आप वहां पर लगा देंगे द्वंद्व समास। साथ ही साथ एक इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वह समास जिसमें विलोम का भाव देखने को मिलता है, तो सर वो द्वंद्व समास ही होता। जैसे कि माता का विलोम आपने पिता पढ़ा होगा, पाप पुण्य। ठीक है, लाभ हानि, और इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और योजक चिन्ह जब हम हटाते हैं तो चा या और का हमें जो है भाव देखने को मिल जाता है। तो आइए हम लिख लेते हैं। तो सीधी सी बात, द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद, अब दोनों पद का मतलब समझ जाइएगा भैया कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान हो, एवं विलोम का भाव देखने को मिले, संपूर्णता का भाव हो। अब कहेंगे सर जी आप ये क्या बात बता रहे हैं, संपूर्णता का भाव कैसे है। देखो संपूर्णता का भाव का मतलब मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ जब हम इसमें योजक चिन्ह लगाते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगते हैं, तो जब उनको हटाएंगे तो बीच में लोप जब हम योजक चिन्ह का करेंगे तो और का अर्थ आएगा। ठीक है, तो योजक चिन्ह
लगा होता है, दोनों जो पद होंगे पूर्व पद और उत्तर पद, इनके बीच में योजक चिन्ह होगा। और साथ ही साथ योजक चिन्ह जब हम हटाते हैं तो योजक चिन्ह हटाने पर च या और का अर्थ निकले तो सर वहां पर जो होता है वो होता है द्वंद्व समास। तो बिल्कुल आसान है, आप देखते जाइए कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे, दोनों पद जो होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक, अच्छी बात। योजक चिन्ह के साथ साथ इसमें एक बात लिखी, विलोम का भाव मिलेगा। जैसे मैं एक तरह से लिखता हूं माता का पिता, विलोम होता है तो विलोम का भाव तो मिलता ही देखने को। लेकिन एक बात संपूर्णता, अब संपूर्णता का मतलब क्या है, देखो एक तरह से देखो शिक्षक लोग जो हमारे होते हैं, बहुत लोग मैंने देखा है, तो वो एक तरह से ये कह देते हैं कि ये विलोम शब्द हैं, विपरीत होते, तो विपरीत कहने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन ये संपूर्णता है। एक तरह से ये विलोम विपरीत नहीं है। आप ये कह लीजिए इसमें विलोम शब्द में क्या होता है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। अगर भाई है तो भाई तभी है क्योंकि बहन है, अगर बहन है तो बहन तभी है क्योंकि भाई है। तो वैसे ही माता है क्योंकि पिता है, और पिता है तभी माता है। तो एक तरह से संपूर्णता है। ठीक है, पाप है पुण्य है, पुण्य है पाप है, तो सीधी सी बात संपूर्णता है। एक के बिना दूसरा ही कह लीजिए नहीं है, अस्तित्व नहीं है उसका, तो ये संपूर्णता है। एक शब्द दूसरे को संपूर्ण करता है, दूसरे को पूर्णता प्रदान करता है। मैंने फिर एग्जाम्पल आपको बताया कि मैंने सीधी सी बात जैसे कहा लाभ हानि, भाई कभी हानि तो कभी लाभ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कभी लाभ होता है तो कभी हानि, तो कभी हानि होता है तो कभी लाभ। माता पिता, माता है तभी पिता है, और पिता है तभी माता है। तो सीधी सी बात है, यहां पर ये संपूर्णता का भाव भी देखने को मिल जाता है। और एक बात, जब योजक चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर चा और ये दोनों अर्थ निकल के आते हैं, ये दोनों शब्द निकल के आते हैं। जैसे माता पिता, अब इसको जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता आ जाएगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, उदाहरण इसमें भैया थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं एग्जाम्पल बोल जाता हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मेरी आदत पड़ी है एग्जाम्पल बोलने की, तो आप लोग थोड़ा उसे समझ लीजिएगा। आप लोग प्लीज कमेंट नहीं करना कि सर जी आप हिंदी पढ़ा रहे हो एग्जाम्पल बोलते हो, आदत पड़ी है, धीरे धीरे सुधार लेंगे। ठीक है, तो आज ये सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूँ। देखो पाप पुण्य, बीच में योजक चिन्ह जरूर लगेगा। ठीक है, तो जब इसको हम समास वगैरह करेंगे तो पाप और पुण्य लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, माता पिता लाभ हानि। ठीक है, और एग्जाम्पल आटा दाल, आटा और दाल। ठीक है, तो इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं। भाई बहन, आप ये वाला तो समास बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे, तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप वो भी आप देख सकते हैं, किताब में भी देख सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पाप पुण्य, माता पिता, लाभ हानि, और यहाँ पर आटा दाल है। भाई ये आता नहीं है, ये आटा दाल होता ना, आटा दाल है कि नहीं। जब भी आप देखते हैं कि आटा दाल का यूज जब भी हम देते हैं किसी को तो आटा दाल ही देते हैं, ज़्यादातर आटा दे देते हैं कटोरी में भर के, या दाल दे देते हैं, तो आटा दाल एक साथ चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रहा हूँ, भला। भाई भला हम किसका करेंगे, भला उसी का हो जो बुरा है। ठीक है, अब ये नहीं कह देना जी बुरा उसी का हो जो भला है। ठीक है, लेकिन भलाई बुराई दोनों एक दूसरे को संपूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, बुराई के पीछे भलाई और भलाई के पीछे बुराई भी चलती है, ये भी बात सही है, लेकिन एक दूसरे को संपूर्णता प्रदान करते हैं। इसीलिए इस समास में एक तरह से हमने ये भी लिख दिया है कि ये दोनों ये समास जो होता है इसमें संपूर्णता का भाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो भला बुरा, इस तरह से कई एग्जाम्पल है। राजा रंग आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, राजा रंग। तो ये कई सारे उदाहरण मैंने आपको बता दिए, बाकी और भी एग्जाम्पल हैं, खरा खोटा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल, तो ये सभी आप जो उदाहरण हैं तैयार कर लेंगे, और भी जो आप बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो पूरी तरह से वहां से भी आप नोट करते जाइए। मैं नहीं कह रहा आप 100% मुझ पर निर्भर हो जाए, देखो 100% किसी पर निर्भर होना ठीक नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप अगर कोई ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो वहां से आप 100% नहीं, देखो स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जब तक घर में मेहनत नहीं करेंगे, घर में आप किताबों से नहीं पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी किताबें हैं वहां से आप मैटर जो है फिल्टर करके नहीं पढ़ेंगे, तो सर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। हाँ, ये है कि आपने बैच ले रखा है या
ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो शिक्षक के जरिए से आपको ज़्यादा मैटर में सोचना नहीं पड़ता है, आपको एक डायरेक्शन मिलती है, एक दिशा मिलती है और उसी दिशा में चल करके अपनी मेहनत भी अगर उसमें हम शामिल कर लें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता ना मिले, बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और आशा है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करते रहिए सर। और देखो एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम होंगे, आपने जो भी फॉर्म डाल रखा है बिल्कुल एग्जाम होंगे। पुलिस की भर्ती की बात करें, बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं भैया भर्ती कब आएगी सर, ये भर्ती कब आएगी पुलिस की। देखो भर्ती कब आएगी ये तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन आएगी तो भर्ती, ठीक है। 2022 में भर्ती जो है जुलाई और अगस्त तक, वैसे जून की डेट है लेकिन जुलाई में तो भर्ती अगस्त तक आ जानी चाहिए और आती है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा मानना है कि भर्ती आने के पहले आप पूरी तरह से अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, जिससे आपको बाद में ये ना कहना पड़े भाई मेरी तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि भर्ती आएगी बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा, 1-2 महीने फॉर्म डालने के उसके बाद परीक्षा हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए, वो सारे वीडियोस मैंने हिंदी के बना दिए हैं, पूरी वर्णमाला मैंने पढ़ा दी है, समास मैंने पढ़ा दिया है, वो वीडियो जरूर देखें। आपको उन सभी वीडियोस का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से आप लोग देख लें। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और जो भी वीडियो है उसको शेयर करिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।